है दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज जो है होने वाली है। आज के हमारे दृष्टि आईएएस में जनरल स्टडी जीएस के पार्ट 1 की हम यहाँ पर बात करेंगे और यहाँ पर हम जीएस में भी ज्योग्राफी के सेगमेंट की जो है बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो ज्योग्राफी के 109 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में है और 41 क्वेश्चन आपके यहाँ पर करंट अफेयर्स के हैं। तो देखते हैं आज हम कितने क्वेश्चनों को यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक आप लोगों को पूरी प्रॉपर तरीके से दिख पा रहा होगा। अगर कोई डाउट है कुछ है तो आप मुझे कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में हम सुधार करने की कोशिश करेंगे और इसकी पीडीएफ वगैरह आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। चलिए आज के हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में शीत ऋतु के दौरान पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्विविभाजन का कारण कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो भारत में शीत ऋतु के समय जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम आती है तो बात कर रहा है कि उसका विभाजन हो जाता है। उस विभाजन में कौन सी पर्वत श्रेणी की प्रमुख भूमिका रहती है? तो अगर हम बात करें अरावली की तो आप कहेंगे अरावली की तो सर नहीं रहती, क्यों? क्योंकि अरावली तो ऑलरेडी इस तरीके से बनी हुई है राजस्थान में। विंध्यन पर्वत श्रेणी की बात करें तो भाई ये भी नहीं रहती है क्योंकि ये तो आपकी मध्य भारत में है। पश्चिमी घाट, अब पश्चिमी घाट तो आपका यहाँ पर देखने में मिलेगा तो इसका भी रोल नहीं है। कौन सा बचता है? एक सिर्फ ओनली हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी इस टाइप में है और इसी टाइप में आपकी जो है ऊपर और नीचे की ओर बट जाती है। इसका शीत ऋतु का क्या कहते हैं? शीत ऋतु के दौरान जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम आती है उसका द्विविभाजन हो जाता है। तो हम कहेंगे हिमालय जो पर्वत श्रेणी है जेट स्ट्रीम के लिए द्विविभाजन के रूप में जानी जाती है। अगर इसके बारे में थोड़ा और समझें तो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के ऊपर लगभग यह जो है 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी जेट स्ट्रीम तीव्र गति से बहती रहती है। जेट स्ट्रीम भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती है और विशाल हिमालय अवरोध को काटती है, जिसकी 2 शाखाओं में इसका विभाजन हो जाता है। एक आपके तिब्बत के ऊपर बहने लगती है, दूसरी आपकी हिमालय के दक्षिण मतलब कि गंगा यमुना के मैदान के ऊपर जो है आपकी बहने लगती है। हिमालय पर्वत श्रेणी अपनी अत्यधिक ऊंचाई विशालता के कारण प्राकृतिक दीवार के रूप में भी जानी जाती है। क्यों? क्योंकि हिमालय कैसा एक दीवार के रूप में देखता है, तो इसीलिए जेट स्ट्रीम का विभाजन भी हो जाता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपको याद कर लेना चाहिए। आई थिंक उत्तरी भाग हिमालय की उत्तरी सीमा के साथ बहता है और दक्षिणी भाग हिमालय के दक्षिणी सीमा के साथ 25 डिग्री उत्तर अक्षांश के साथ पूर्व की ओर बहता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर करना चाहिए, एग्जाम में हो सकता है इसको एग्जाम में आ जाए। अच्छा, जब पश्चिमी जेट स्ट्रीम आती है तो भारत में कुछ लाती है। क्या लाती है? वर्षा लाती है, ओलावृष्टि लाती है। क्या लाती है? ओलावृष्टि लाती है और हिमपात भी होता है। क्या होता है? हिमपात होता है, जिससे कि ग्लेशियरों में बर्फ का बढ़त देखने को मिलती है। तो ये सभी चीजें आपकी पश्चिमी जेट स्ट्रीम से फायदेमंद हैं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एल्यूमिनियम संयंत्र राज्य के साथ सम्मिलित नहीं है? एल्यूमिनियम संयंत्र राज्य के साथ सम्मिलित नहीं है। कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है जैसे बात कर रहा है? रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल करेक्ट है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, ये भी सही है। रत्नागिरी की जैसी बात आए तो रत्नागिरी हम कहेंगे गुजरात में सर नहीं है। कहां पर है रत्नागिरी? आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। अंगुल आपका उड़ीसा में है, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है और किस स्टेट को में स्थित है? लेकिन पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। इंद्रावती की बात करें छत्तीसगढ़ राज्य में है, करेक्ट है। एर्नाकुलम की बात करें केरल में है, ये भी ठीक है। कुद्रेमुख आपका तमिलनाडु में नहीं है, कुद्रेमुख आपका कहां पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ गलत है। और डेजर्ट नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका राजस्थान में है, हम कहेंगे ये भी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पर गलत कौन सा है? सी वाला ऑप्शन गलत था। कुद्रेमुख आपका तमिलनाडु में ना होकर कर्नाटक राज्य में है। एक तरफ तांबा खनन क्षेत्र है, दूसरी तरफ राज्य। कौन सा तांबा खनन क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? तो जैसे बात करें खेतड़ी आपका राजस्थान में है, मलाजखंड आपका मध्य प्रदेश में है ना। बेल्लाडीला की बात की है, बेल्लाडीला कहां पर है? तो हम कहेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में है। और रखका की बात की है तो आपके झारखंड राज्य में है। ऑप्शन हमारा जो है आपका यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ध्रुवीय जलवायु के संदर्भ में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो ध्रुवीय जलवायु के बारे में विचार करना है, ऑप्शन कौन से सही हैं? यह ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से प्रभावित है। कैसी है? जो आपकी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है उससे प्रभावित है, हम कहेंगे करेक्ट है। दूसरा है, इस जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में छोटी और शीत ऋतु होती है, छोटी और शीत होती है, जबकि शीत ऋतु लंबी और अत्यधिक शीत होती है। तो हम कहेंगे ये भी ऑप्शन सही है। अच्छा, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ध्रुवीय जलवायु अत्यंत शीत तापमान में युक्त है। कैसी है? ज्यादा ही शीत तापमान में जो है यहाँ पर पाया जाता है और मुख्यतः ध्रुवीय उच्च दाब पेटी से प्रभावित होता है।
यह पट्टी जो है शीत वायु के नीचे उतरने के कारण जो है बनती है। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारे कितने सही रहेंगे, एक और दो, दोनों ऑप्शन हमारे जो हैं आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वायुदाब के ऊर्ध्ववर्ती वितरण के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है। तो वायुदाब के ऊर्ध्ववर्ती, यहाँ पर जो बात कर रहा है कि भाई साहब वायुदाब एयर प्रेशर के बारे में ऊर्ध्ववर्ती वितरण के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वायुदाब ऊंचाई के साथ स्थिर रहता है। वायुदाब ऊंचाई के साथ स्थिर रहता है क्या, नहीं, वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है। क्या होता है, तो यहाँ पर घटता है, हम कहेंगे ऑप्शन पहला वाला गलत हो गया। दूसरा है, एक मिनट, दूसरा है वायुदाब ऊंचाई के साथ बढ़ता है। तो अभी बताया मैंने ऊंचाई के साथ क्या होगा भाई, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। क्या होगा, घटता है, स्थिर नहीं रहता है। एक भी ध्यान रखना, स्थिर नहीं रहता है, बदलता रहता है। यहाँ पर लिख लो बदलता रहता है, और यहाँ पर लिखो घटता है। वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है लेकिन समान दर से नहीं। हाँ, ये आपका ऑप्शन सही है, वायुदाब घटता है लेकिन समान दर से नहीं घटता है। जैसे आप देखो अगर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, महामंडल, ये आपके घटते बढ़ते हैं लेकिन समान दर से थोड़ी ना घटते बढ़ते हैं। वायुदाब ऊंचाई के साथ अनियमित रूप से घटता बढ़ता रहता है। तो हम कहेंगे भाई ये भी आपका ऑप्शन गलत है। अनियमित रूप से क्या होता है, ऊर्ध्ववर्ती वितरण है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका केवल सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए बात करेंगे, कोरियोलिस प्रभाव पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वीय बलों का कारण है। तो कोरियोलिस बल प्रभाव की बात करें, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण बलों का प्रभाव की बात कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का कारण है। क्या है, यहाँ पहला ऑप्शन गलत है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने का कारण है कोरियोलिस बल। तो हम कहेंगे पहला वाला गलत है। फेरल का नियम कहता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों के विचलन की व्याख्या करता है। हाँ बिल्कुल बात ठीक है, फेरल ऐसा एक बात कह रहे हैं। तो ये ऑप्शन आपका केवल दूसरा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, ईस्ट पैसिफिक राइज जो सागर नीतल प्रसरण स्थल में से एक है, किन प्लेटों के अपसारी सीमा पर स्थित है। तो ईस्ट पैसिफिक राइज जो सागर नीतल प्रसरण स्थल में से एक है, किन प्लेटों की अपसारी सीमा पर स्थित है। तो हम कहेंगे प्रशांत, कोकोस, नजिका, उत्तरी अमेरिका। तो ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट रहेगा। प्रशांत, कोकोस, नजिका और उत्तरी अमेरिकी जो प्लेट है, इन पर सागर नीतल प्रसरण स्थल है जो ईस्ट पैसिफिक राइज के अंतर्गत जो है आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिणी अपसारी प्रभाव के अनुसार यदि प्रशांत महासागर पर उच्च वायुदाब और हिंद महासागर पर निम्न वायुदाब हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है कि दक्षिणी अपसारी प्रभाव के कारण यदि प्रशांत जो महासागर है वहां पर हाई प्रेशर हो जाए और जो हिंद महासागर है वहां पर लो प्रेशर हो जाए, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत में दुर्बल और दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत में दुर्बल हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून होता है भारत में, जो यहाँ से आता है वो कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। मतलब कि ये कमजोर आपको दक्षिण पश्चिम मानसून देखने को मिलेगा। तो ये वैसे तो इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन आपको आई थिंक पता ही होगा, आप लोगों ने अपने नोट्स पढ़ा होगा, तो इसलिए इतना ही करेक्ट हो जाता है। जब किसी अभिसरण सीमा पर दोनों प्लेटें समुद्री प्रकृति की होती हैं तो सबसे संभावित परिणाम क्या होता है। बात कर रहा है कि जब दो प्लेटें हैं और दोनों समुद्री प्रकृति की हैं तो क्या परिणाम हो सकता है, गर्तों का निर्माण हो सकता है। किसका, गर्तों का निर्माण हो सकता है। इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है गर्त बन सकते हैं, गर्तों का निर्माण जो है आपका हो सकता है। एक चीज ध्यान रखना है, छोटा सा एक आप लोगों के लिए अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है। उस ऐप की बात की जाए तो यूपीएससी नट नाम है, और यूपीएससी नट ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे भी कर सकते हो या प्ले स्टोर पर सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पर आप मल्टीपल एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज सेल्फ माध्यम, खुद के माध्यम से ही ऑनलाइन माध्यम में दे सकते हो। और यहाँ पर क्वेश्चन जब आप लगा देते हो वहां पर आपको एक्सप्लेन भी मिलता है, एक्सप्लेन मिलता है, आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हो। साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है की पॉइंट आपको मिलते हैं, वो की पॉइंट आपको यहाँ पर कॉपी में नोट डाउन कर लेना होता है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। सेकंड, हमारा एक कोर्स चल रहा है यूपीपीसीएस के लिए आपका क्विक रिवीजन नोट्स, क्योंकि रिवीजन नोट्स नाम से चल रहा है, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाई है और आप उसको भी देख सकते हो, क्या आपको स्ट्रेटजी पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बाकी आप हमारे इस दोनों कोर्सों को ज्वाइन कर सकते हो। आपको मुझे पूरा विश्वास है कि आपके एग्जाम में बहुत ही सहायक सिद्ध यहाँ पर यह कोर्स जो है होने वाला है। क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। विचार करें, समुद्र से दूर स्थित स्थानों में आर्द्रता अधिक होती है। अगर समुद्र से हम दूर स्थानों की बात करेंगे, आर्द्रता अधिक होगी या कम होगी, हम कहेंगे आर्द्रता कम होगी। समुद्र से जितना दूर होते जाएंगे पानी का जो आपका आर्द्रता है वो क्या हो जाएगी, वो कम होती जाती है। तो ऑप्शन पहला वाला गलत है।
दूसरा कहता है महाद्वीपों के आंतरिक क्षेत्रों में दैनिक और वार्षिक तापमान की जो सीमा है वो अधिक होती है। हाँ बिल्कुल बात ठीक है, ऑप्शन केवल हमारा दूसरा सही रहेगा, पहला वाला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा बल है जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाला प्राथमिक बल माना जाता है? तो एक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाला कौन सा बल है? तो हम कहेंगे यहाँ पर एक तो सौर ऊर्जा द्वारा ऊष्मन, पवन के द्वारा भी और कोरिलेशन प्रभाव के द्वारा भी। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा यहाँ पर डी वाला हो जाएगा सही, क्योंकि तीनों ऑप्शनों में महासागरीय धाराओं को प्रभावित जो है कर सकते हैं। यहाँ पर आता है महासागरीय धाराएं हैं और उनकी प्रकृति, कौन सी महासागरीय धारा कैसी है? तो हम अगर बात करें यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम, कैसी? गल्फ स्ट्रीम की, तो कैसी है? उष्ण जल धारा है। कैसी है? उष्ण जल धारा है। दूसरी बात किया तो कुरोशियो की धारा, कुरोशियो की धारा भी आपकी उष्ण जल धारा है। और अग्लुहास की धारा की बात किया तो ये भी आपकी उष्ण जल धारा है, आपकी शीत धारा नहीं है। तो हम कहेंगे ऑप्शन हमारा 1 और 2 सही रहेंगे, बाकी तीसरा वाला ऑप्शन हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, वायुमंडल का केवल एक छोटा सा भाग होने के बावजूद जलवाष्प महत्वपूर्ण क्यों? वायुमंडल का एक छोटा सा भाग होने के बावजूद जलवाष्प महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि यह बादल निर्माण और मौसम की घटनाओं को प्रभावित करता है। क्या करता है? बादल का निर्माण करता है और मौसम की जो घटनाएं उनको प्रभावित करता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति में निम्न में से कौन सी स्थिति प्रबल होती है? तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति में कौन सी स्थिति प्रबल होगी? तो हम कहेंगे उष्ण पवन की परत शीत पवन के ऊपर जो है होती है। क्या होती है? उष्ण मतलब कि गर्म पवन की जो परत है किसमें? शीत मतलब कि ठंडी पवन के जो है ऊपर आ जाती है। क्या आ जाती है? ऊपर आ जाती है। उसी को हम तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडलीय द्रव्यमानों के प्रमुख स्रोत क्षेत्र हैं? तो वायुमंडलीय द्रव्यमानों के प्रमुख स्रोत क्षेत्र कौन से हैं? अगर हम बात करें तो उच्च अक्षांश ध्रुवीय और निम्न अक्षांश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपके वायुमंडलीय द्रव्यमानों के प्रमुख स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि लैटेराइट मृदा, लैटेराइट जो मिट्टी है सामान्यतः भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? भाई लैटेराइट मिट्टी की बात किया है तो सामान्यतः जो आपके राज्य है कर्नाटक, मध्य प्रदेश और मेघालय। तो हम कहेंगे भैया तीनों ही राज्यों में पाई जाती है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। लैटेराइट मृदा को सामान्यतः तीनों ही राज्यों में देखा जाता है, जिसमें कर्नाटक, मेघालय, मध्य प्रदेश तीनों राज्य इसमें शामिल आते हैं। इसमें पोषक तत्वों को धुलकर बाहर निकाल जाना जाता है। वन प्रकार और प्रमुख वनस्पति हैं, कौन सा वन प्रकार किस वनस्पति से संबंधित है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन पहले देख लेते हैं। तो हम ऑप्शन की अगर बात करें, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में लंबे वृक्ष, लताएं और बेलें मिलती हैं, तो हम कहेंगे तीसरे मिला देंगे। समशीतोष्ण पर्णपाती वन में बात की जाए तो ओक, चेस्टनट और बर्च मिलते हैं, ठीक है। बोरियल वन में बात की जाए तो स्प्रूस, फर और पाइन मिलते हैं। और भूमध्य सागरीय वन में बात की जाए तो जैतून, साइप्रस और कार्क ओक मिलते हैं। तो ये ऑप्शन आपके इस तरीके से जो है आपके पाए जाएंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा? ए वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शीतोष्ण घास स्थल हैं और स्थान है, उन पर विचार करना है, कौन से यहाँ पर सही है। शीतोष्ण घास के स्थल एवं कौन से स्थान पर पाई जाती है उसकी बात करें तो प्रेरी जो है आपकी रॉकी और ग्रेट लेक्स के बीच पाई जाती है, करेक्ट है। स्पीडीज की बात किया तो काला सागर से मंचूरिया के बीच पाई जाती है, ये भी सही है। बेल्ट की बात किया तो डेक्कन्सबर्ग पर्वत से कलाहारी मरुस्थल के बीच पाई जाती है, ये भी सही है। डाउन्स की बात किया है तो जो आपकी डाउन्स है, कौन सी? डाउन्स की बात किया है, जो आपकी डाउन्स है वो कहाँ मिलेगी? वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाएगी, ना कि आपकी क्यूसलैंड में पाई जाएगी। तो ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर चौथा वाला तो गलत है, केवल 1, 2, 3 सही है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। विश्व का बाघ शब्द जो प्राय क्या है? विश्व का बाघ शब्द जो प्राय भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से जोड़ा जाता है। क्यों? इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि यह क्षेत्र फल के लिए और मेवों के लिए विविध वृक्षों की खेती का समर्थन करता है, इसलिए विश्व का बाघ शब्द जो है प्राय भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लिए जोड़ा जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में फल और मेवों के लिए भरपूर जाना जाता है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं आपका नेशनल वाटरवेज तथा उनके स्थान में कौन सा सही नहीं है? तो बात करें यहाँ पर हम राष्ट्रीय राजमार्ग 1 हुगली नदी है, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 पश्चिमी तट शहर है, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 कृष्णा नदी है और राष्ट्रीय जलमार्ग 68 की बात किया है तो आपका ये 68 वाला का क्या है? हम कहेंगे तापी नदी तो है, NH 100 है। कौन सा? NH 100 है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 100 जो है आपकी तापी नदी पर स्थित है। और NH 8 की बात 68 की बात की जाए तो यहाँ पर अगर हम NH 68 की बात किया है तो आपका ये किस पर है? तो हम कहेंगे मंडोवी नदी पर है। कौन सा? मंडोवी नदी पर है। और यह कहाँ पर है? ये आपका गोवा राज्य में है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला था गलत, बाकी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सी विशेषता भारत में पाए जाने वाले लोहे अयस्क की गुणवत्ता का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है।
लोहे अयस्क की गुणवत्ता का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। तो यहां पर कौन सा करेगा, तो हम कहेंगे 60% से अधिक उच्च लोहे सामग्री जो है आपकी लोहे अयस्क की गुणवत्ता का वर्णन करेगी। बाकी ऑप्शन बात करें 30% से कम नहीं करेगा, 40% से कम नहीं करेगा, लोहे सामग्री मानक ये भी नहीं करेगा। 60% से अधिक लोहे उच्च लोहे सामग्री है तो आपकी लोहे अयस्क की गुणवत्ता का प्रमाण जो है वो देती है। आपको लोहा तो पता ही होगा ना, कई तरीके के पाए जाते हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में से कौन से रामसर स्थल है और राज्य है यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। रामसर स्थल राज्यों के बारे में बात करें, एक गलत है, कौन सा है, दीपोर बिल असम राज्य में है, करेक्ट है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, ये भी करेक्ट है। नल सरोवर झील की बात किया है तो हम कहेंगे गुजरात राज्य में भी सीखे। कोलेरू झील की बात किया है, कोलेरू झील का जैसी नाम आता है तो आपको कान खड़े कर लेना है, कोलेरू झील आपकी तमिलनाडु राज्य में नहीं है। कहां पर नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। इसका आंसर आप मुझे बताओ, बहुत छोटा ही क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ, कोलेरू झील आपके किस राज्य में पाई जाती है, जरूर बताइएगा कमेंट करके ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोयला गैसीकरण के द्वारा उत्पादित कोयला गैस का प्राथमिक संगठन क्या है। कोयला गैसीकरण के द्वारा उत्पादित कोयला गैस का प्राथमिक संगठन की बात कर रहा है कि क्या होगा, है ना, क्या होगा, हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, या फिर आपका ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन इथेन प्रोपेन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन नाइट्रोजन हो जाएगा। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका है कोयला गैसीकरण द्वारा उत्पादित कोयला गैस का प्राथमिक संगठन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। दक्षिण भारत में चाय की खेती मुख्य रूप से किस क्षेत्र में की जाती है। दक्षिण भारत में चाय की खेती की बात कर रहा है कि मुख्य रूप से किस क्षेत्र में की जाएगी, तो हम कहेंगे अन्नामलाई एवं नीलगिरी की पहाड़ियों पर, अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो चाय की खेती है आपके साउथ इंडिया में की जाती है, क्योंकि चाय की खेती के लिए क्या होता है, पहाड़ी ढलान की आवश्यकता होती है और उच्च वर्षा हाई रेन की आवश्यकता होती है, जहां पर 150 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा हो वहां पर आपकी चाय की खेती को किया जाता है। निम्नलिखित में से काली मिट्टी की एक सीमा, प्रमुख सीमा क्या है। देखो ब्लैक सॉइल की बात कर रहा है, एक प्रमुख सीमा क्या है, तो इसकी सीमा खराब जल निकासी है। क्या है, खराब जल निकास की एक सीमा है, जबकि जल धारण करने की क्षमता, ह्यूमस की कम मात्रा और रेतीली बनावट। लेकिन काली मिट्टी की प्रमुख सीमा क्या है, खराब जल निकासी इसकी एक सीमा के रूप में इसको जाना जाता है। पश्चिमी घाट को पार करते समय निम्नलिखित दर्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है। अगर पश्चिमी घाट को पार कर रहे हैं और उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम को जानना है तो इसका जो सही क्रम है वो क्या होगा, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, उत्तर में आपका थाल घाट आएगा। क्या आएगा, थाल घाट आएगा, ध्यान रखिएगा। और इस थाल घाट के दक्षिण में क्या आएगा, भोर घाट आ जाता है। क्या आ जाता है, भोर घाट आ जाता है। और उसके बाद आपका पाल घाट आ जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो यहाँ पर कौन सा रहेगा, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम आपका यहाँ पर कौन सा है, बी वाला सही रहेगा। 3, 2, 1 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है मालवा पठार निम्नलिखित में से किन नदियों के द्वारा अपवाहित होता है। मालवा पठार की बात कर रहा है कि किन नदियों के द्वारा अपवाहित होता है, तो मालवा पठार की कहेंगे हम चंबल नदी, केन नदी और बेतवा नदी। मान लो आपका ये मालवा पठार बना हुआ है, इस मालवा पठार पर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, तो हम कहेंगे चंबल होती है, केन होती है, बेतवा होती है। ऑप्शन हमारा डी रहेगा। 1, 2, 3 तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। दक्खन पठार छोटा नागपुर पठार के किसके द्वारा अलग होता है। तो दक्खन पठार छोटा नागपुर पठार से किसके द्वारा अलग होता है, तो हमारा रहेगा एक भ्रंश रेखा है। इसके एक भ्रंश रेखा के द्वारा दक्खन का पठार छोटा नागपुर पठार से जो है अलग होता है और भूवैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर इसको जो है जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सी पर्वत श्रेणी जास्कर श्रेणी के उत्तर में है। तो जास्कर श्रेणी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो अगर आपको थोड़ा सा जैसे काराकोरम है ना, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, तो आपके हम क्या बात कर रहे थे कि जास्कर श्रेणी के उत्तर में कौन सी श्रेणी है, तो हम कहेंगे लद्दाख श्रेणी है। कौन सी, अभी मैंने आपको बताया काराकोरम, देखो सबसे उत्तर में हो जाएगी काराकोरम। काराकोरम के बाद कौन सी हो जाएगी आपकी लद्दाख आ जाएगी। लद्दाख के बाद आपकी जास्कर आ जाएगी। जास्कर के बाद बात किया तो पीर पंजाल आ जाएगी और पीर पंजाल के बाद बात किया तो धौलाधर आ जाएगी। कौन सी, धौलाधर आ जाती है। तो हम कहेंगे जो जास्कर है, जास्कर के उत्तर में कौन सी रहेगी, लद्दाख पर्वत श्रेणी रहती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर दो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं और एक दिन में 4 से 5 आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज की वीडियो आती हैं। कुछ वीडियो हम लगवाते हैं, कुछ पारुल मैम, कुछ सपना मैम, कुछ आपके दीपक सर लगवाते हैं। तो ये 4 से 5 वीडियो आप लोग देख पाते हो, थोड़ा मोटिवेशन दे दिया करो।
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कुछ और ग्रुप्स होते हैं आपके, उनको भी हेल्पफुल होगी, मुझे और अच्छा लगेगा। फैमिली जितनी बड़ी होती जाती है उतना काम करने में और मजा आता जाता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ सीजन है, कौन सी फसल किस सीजन से संबंधित है? जैसे जौ की फसल की बात करें रबी की सीजन की है, कन्नन की बात करें खरीफ की सीजन की है, तरबूज की बात करें तो जैन सीजन की है। ऑप्शन हमारा डी रहेगा, 1 2 3 ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI के संबंध में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बारे में विचार करना है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी, करेक्ट है। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है, ये भी सही है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित होता है। क्या जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित होता है? नहीं, यह आपका केंद्रीय बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय के तहत काम करता है। कौन सा? केंद्रीय बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय है। क्या है? मंत्रालय है। इस मंत्रालय के तहत जो है आपका IWAI जो है कार्य करता है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है, जबकि तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आता है कि पूर्वी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? पूर्वी घाट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही ऑप्शन कौन सा है? वे 600 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ एक सतत पर्वत श्रृंखला है। तो पूर्वी घाट जो है एक सतत पर्वत श्रृंखला पहली बात तो नहीं है। क्या है? जो पूर्वी घाट है आपके सतत पर्वत श्रृंखला जो है आपकी यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले असत पर्वत श्रृंखला है, 600 मीटर ऊंचाई के साथ कैसी है? असत पर्वत श्रृंखला है, असत पर्वत श्रृंखला है। तो पहला ऑप्शन गलत है। वे महानदी घाटी के दक्षिण से नीलगिरी पहाड़ियों तक पूर्वी घाट के समानांतर, ये आपका महानदी घाटी और ये आपका क्या हो जाएगा? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी, पहाड़ी हो जाएगी। तो यहां से लेकर यहां तक आपके समानांतर रूप में फैला हुआ है। तो हम कहेंगे केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला ऑप्शन जो है आपका गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है? मौसम है और अवधि है, कौन से मौसम किस अवधि से संबंधित यहाँ पर नहीं है? जैसे बात करें हम शीत ऋतु, क्या है? शीत ऋतु जो है आपका है दिसंबर से फरवरी तक के मध्य में है, करेक्ट है। ग्रीष्म ऋतु दक्षिण में मार्च से मई के उत्तर में जून तक है, ये भी करेक्ट है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे का बढ़ना मई से अगस्त, नहीं, दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ना आपका 1 जून से आसपास केरल तट से होता है। क्या है? 1 जून के आसपास केरल तट से देखने को मिलता है। तो ये आपका जो मगध से अगस्त लगा है ये तो आपका गलत दिखा है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रत्यावर्तन की बात की जाए, क्या है प्रत्यावर्तन? अक्टूबर से नवंबर तक है, ये भी ऑप्शन सही है। तो सी वाला ऑप्शन आपका गलत था जो बता दिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से किन्हें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का समर्थन करने के लिए प्रमाण माना जाता है? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? महाद्वीपीय मार्जिन के जिगशॉ फिट, हाँ बिल्कुल माना जाता है समर्थन। कोयला और जीवाश्म वनस्पति का वितरण, ये भी समर्थन माना जाता है। पुरा चुंबकत्व, ये भी समर्थन मिलता है। आपने ज्योग्राफी की क्लास में कुछ पहले ही चैप्टरों में ये सब चीजें पढ़ी होंगी, तो हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है महाद्वीपीय विस्थापन समुद्र तल के प्रसार और पुरा चुंबकत्व की संयुक्त व्याख्या के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर कहेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स को, किसको? प्लेट टेक्टोनिक्स को महाद्वीपीय विस्थापन के समुद्र तल के प्रसार पुरा चुंबकत्व की संयुक्त ज्वाइंट रूप से व्याख्या के बारे में जाना जाता है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। अनियमित भू आकृतियों, क्या है? अनियमित भू आकृतियों और आंतरिक बहाव बलों के कारण पृथ्वी की गतिशील संतुलन की निरंतर स्थिति का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो प्रयुक्त शब्द जो है समस्थानिक है। क्या है? समस्थानिक जो है प्रयुक्त शब्द है। अनियमित भू आकृतियों, आंतरिक बहाव बलों के कारण पृथ्वी की गतिशील संतुलन की निरंतर स्थिति का वर्णन करने के लिए। पूर्वांचल शब्द के लिए किसे संदर्भित करता है? पूर्वांचल शब्द बात कर रहा है, किसको संदर्भित करता है? तो पूर्वांचल शब्द हम कहेंगे ब्रह्मपुत्र घाटी से आगे पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों के लिए पूर्वांचल शब्द जो है प्रयुक्त करता है। जो ब्रह्मपुत्र की घाटी है आपकी, यहाँ पर जैसे अगर हम बात करूं यहाँ पर इस तरीके से जो ब्रह्मपुत्र की घाटी मिल जाएगी आपको, ब्रह्मपुत्र की घाटी से पूर्वोत्तर की जितनी भी यहाँ पर पहाड़ियां पाई जाती हैं ये सभी पूर्वांचल क्षेत्र के लिए जो है जानी जाती है, जिसमें आपकी मेघालय पठार आ जाएगा, गारो खासी जयंती पहाड़ियां आ जाएंगी, है ना, पटकाई बोम आ जाएगी, मिसमी आ जाएगी, लोसाई आ जाएगी, नागा आ जाएगी, है ना, मिजो आ जाएगी, त्रिपुर पहाड़ी, ये सब आपकी जो है पूर्वांचल के रूप में इनको जाना जाता है। भाबर क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखो भाबर क्षेत्र के बारे में कह रहा है सही ऑप्शन, सूक्ष्म जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं, गलत है। प्रतिवर्ष नदियों में बाढ़ आती है, ये भी गलत है, खादर में आती है। इस क्षेत्र में धरातल धाराएं प्रायः भूमिगत हो जाती हैं।
हाँ बिल्कुल, इस क्षेत्र में जो धाराएं हैं भूमिगत हो जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 10 से 15 किलोमीटर चौड़ी संक्रीट पट्टी भाबर क्षेत्र के रूप में जानी जाती है और जो नदियां हैं वो भूमिगत हो जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। तराई के स्तर से नीचे स्थित होती है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन आपका केवल सी वाला सही था। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत के युवा बलित पर्वतों की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है, बात कर रहा है कि युवा बलित पर्वतों की विशेषता कौन सी नहीं है, तो हम कहेंगे हिमनद झीलों और हिम क्षेत्रों की उपस्थिति, ये तो विशेषता है। एक समान ऊंचाई वाले धीरे धीरे ढलान भूभाग, एक समान ऊंचाई वाले तो हो ही नहीं सकते हैं ना, तो बी ऑप्शन गलत है। ट्रांस हिमालयी नदियों के द्वारा खोदी गई गहरी घाटियां, ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय वनों से अल्पाइन घास के मैदानों तक वनस्पति भिन्नता, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए सी डी सही है, जबकि बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। उत्तर पश्चिम में स्थित निम्नलिखित किस पर्वत दर्रे ने भारत और मध्य एशिया के बीच में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य किया है? तो प्रवेश द्वार के रूप में खैबर दर्रा, अब ये बोमडीला दर्रा भी नहीं है, नाथुला भी नहीं है, सब किला, तो देखा जाए तो आपका यहाँ पर जो आपका भौतिक राजनीतिक और सांस्कृतिक कड़ा बिंदु माना जाता है, खैबर दर्रे को ही भारत और मध्य एशिया के लिए जाना जाता है, जहां से व्यापारी आक्रमणकारी सारे लोग यहाँ से आए और गए हैं। तो हमको खैबर दर्रा याद रखना है। श्रीलंका को निम्नलिखित में से भारत से अलग करता है, क्या अलग करता है? मन्नार की खाड़ी अलग करता है। ये छोटा क्वेश्चन है, हालांकि अगर मैं ना बताता, आपसे पूछा, फिर भी आप लोग बता ही सकते थे, आप लोग होशियार भी हो। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले डेल्टा बनाती हैं? तो यहाँ पर कौन कौन सी नदियां? तो हम कहेंगे देखो नर्मदा आपकी नहीं बनाती है ना बंगाली खाड़ी में, ये आपकी अरब सागर में गिरती है। यहाँ बात की जाए माही, तो माही भी देखो आपकी कहाँ, अरब सागर में गिरती है। और यहाँ पर आ जाती है आपकी इंद्रावती, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट आता है, क्यों? क्योंकि महानदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी जो आपकी हैं बंगाल की खाड़ी में डेल्टा जो है बनाती है, क्या डेल्टा जो है बनाती हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा? डी वाला यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। भारत गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भारत गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? भारत गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान मूल रूप से एक भू समकालिक अवसाद था, जो हिमालय पर्वत निर्माण के तीसरे चरण के दौरान काफी विकसित हुआ है। हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि भू समकालिक क्या था? अवसाद था, और हिमालय जब पर्वत का निर्माण हुआ तो वह काफी ज्यादा विकास या विकसित हो गया है। इस मैदान के जोड़ निक्षेपों की औसत गहराई 100 से 200 मीटर तक पाई जाती है। 100 से 200 मीटर तक पाई जाती है क्या? हम कहेंगे नहीं, 100 से नहीं, बल्कि 1000 से लेके 2000 मीटर तक यहाँ पर जो है आपकी गहराई देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन केवल पहला वाला ही सही है, दूसरा वाला गलत है। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? भाई पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हम कहेंगे जिंदगड़ा। कौन सी है? जिंदगड़ा जो आपकी है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और बात की जाए इसकी ऊंचाई कितनी है? 690 मीटर। कितना? 690 मीटर आपकी इसकी जो है जिंदगड़ा की चोटी की ऊंचाई है, और यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अन्य चोटियों की बात करें जैसे अरमाकोंडा भी है ना, गलीकोंडा भी है, और सनकर्क मेट्टा भी है। तो ये अलग अलग है और इनकी ऊंचाई इनसे कम है। हिमालय पर्वतमाला का अभिविन्यास विभिन्न क्षेत्रों में बदलता रहता है। किस क्षेत्र में हिमालय मुख्य रूप से पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित है? तो किस क्षेत्र में है? तो हम कहेंगे सिक्किम दिशा में। सिक्किम में जो है आपका जो हिमालय है पूर्व पश्चिम दिशा में मुख्य रूप से जो है पाया जाता है। भारत के उत्तरी मैदानों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो भारत के उत्तरी मैदानों के संदर्भ पर विचार करें। भावर जो है क्षेत्र भावर क्षेत्र जो है शिवालिक गिरिपथ के समानांतर फैली है, और एक संकीर्ण पट्टी है जहां नदियां गोलास में जमा करती रहती हैं। बिल्कुल करेक्ट है। तराई पेटी मुख्य रूप से एक शुष्क क्षेत्र है जो भावर के दक्षिण में है। तो ये तो यहाँ पर ठीक था, लेकिन यहाँ पर लिखा है शुष्क क्षेत्र है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका ये तो गलत लिखा था। तो ऑप्शन केवल एक सही रहेगा, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। प्रायद्वीपीय पठार एवं उसके आसपास की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रायद्वीपीय पठार उसके आसपास की विशेषताओं के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? जैसे बात करें यहाँ पर पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है और अधिक अवतरित भी है, तो हम कहेंगे हाँ, ऑप्शन आपका डी वाला ही सही है। बाकी अगर बात करें पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक अवर्वर्तित है, तो आपका गलत है, क्योंकि अभी डी वाला ऑप्शन इसका विपरीत है पूरा। नीलगिरी पहाड़ियां अनाईमुड़ी प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी है, तो नीलगिरी की पहाड़ी है या फिर अन्नामलाई की है? तो अन्नामलाई जो चोटी आपकी अन्नामलाई की है, किसकी? अन्नामलाई की है, ना कि नीलगिरी की। नीलगिरी की तो टोडा बेटा है, तो ऑप्शन ये भी गलत है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं, तो ये भी गलत है, पश्चिमी घाट से निकलती हैं, है ना। केवल डी ऑप्शन आपका सही था।
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही है। भारतीय मरुस्थल की विशेषता शुष्क जलवायु, कम वर्षा, बहुत सी अनुदैर्घ्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। बरखान मतलब समझते हो ना आप, इस तरीके से बरखान जो होते पाए जाते हैं, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से बरखान जो है आपके इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से। यहाँ पे जो है आपकी बालू के टेले के रूप में बरखान पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे पहला सही है। लूनी नदी जो भारतीय मरुस्थल के उत्तरी भाग से होकर बहती है, अल्पकालिक नदी है। तो भाई साहब ये आपकी जो नदी है लूनी नदी मरुस्थल के दक्षिणी भाग से होकर बहती है, पहली बात तो किसमें, दक्षिणी भाग से जो है बहती है, ना कि उत्तरी भाग से बहती है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, तो केवल पहला ही ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरी मतलब कि रेडियल अपवाह का प्रतिरूप निर्माण करती है। रेडियल या अरीय नदी का अपवाह प्रतिरूप का निर्माण है, कौन सी नदी करती है, हम कहेंगे सोन नदी करती है। कौन सी, सोन नदी करती है। और यह जो है नदियां केंद्रीय ऊंचे स्थान से निकलकर सभी दिशाओं में बाहर की ओर, जैसे मान लो ये आपकी चोटी हो गई और यहां से नदी निकल रही है और ये सारी दिशाओं में बह रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सभी दिशाओं से बहना है। इसको पहिए की तीलियों के जैसी आकृति बन जाती है, जिसे हम स्पॉक्स कहते हैं, स्पॉक्स कहते हैं। उसी को हम रेडियल या अरी अपवाह का प्रतिरूप का निर्माण जो है बनाते हैं। सो नदी इन चारों में आपकी बनाती है। तो एक तरफ नदियां हैं, दूसरी तरफ उद्गम और उनकी विशेषताएं हैं। कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन आपका, यहाँ पर हम बात करें नदियां और उद्गम की विशेषताओं के बारे में, कौन सा सब सही है। तो झेलम की अगर हम बात करें तो झेलम जो है पीर पंजाल में बेरीनांग झरने के पास से निकलती है, तो हम तीसरे से मिलाएंगे। चिनाब नदी की बात की जाए तो चिनाब नदी जो है आपकी चंद्र एवं भागा के संगम से जानी जाती है, चौथे से मिला देंगे। व्यास की बात की जाए तो रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है, पहले से मिला देंगे। और सतलुज की बात किया तो मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, तो हम दूसरे से मिलाएंगे। ऑप्शन हमारा ए वाला रहेगा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के निम्नलिखित पंच प्रयाग जो पवित्र संगमों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सही व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तराखंड के पंच प्रयाग को उत्तर से दक्षिण मतलब कि नॉर्थ टू साउथ की ओर हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो हम सबसे पहले कहेंगे सबसे उत्तर में विष्णु प्रयाग आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद हम कहेंगे नंद प्रयाग आएगा, ये आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद कर्ण प्रयाग आएगा, तीसरे पे मिला देंगे। और चौथे पे रुद्र प्रयाग आएगा, तो चौथे पे मिला देंगे। और पांचवे पे देव प्रयाग आएगा। तो हम कहेंगे ऑलरेडी ये सब सेक्वेंस में ही लिखे हुए हैं। ऑप्शन हमारा बी वाला रहेगा, 1 2 3 4 ऑप्शन हमारे सही है। कौन से, 1 2 3 4 ऑप्शन हमारे सही है। अच्छा, अगर यहाँ पे छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे विष्णु प्रयाग में आते हैं, विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी, तो अलकनंदा, कौन सी, अलकनंदा एवं धौली गंगा का संगम होता है। अलकनंदा और धौली गंगा का संगम आपका विष्णु प्रयाग में होता है। अब वही बात की जाए नंद प्रयाग में, तो नंद प्रयाग में जो संगम है अलकनंदा का एवं नंदाकिनी का होता है। किसका, नंदाकिनी का होता है। उसके बाद ऑप्शन आया था कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में हम बात करें अलकनंदा एवं पिंडर नदी का होता है। और वही बात की जाए रुद्र प्रयाग में, तो रुद्र प्रयाग में जैसी बात आता है तो हम कहेंगे रुद्र प्रयाग में जो है आपका अलकनंदा एवं मंदाकिनी का होता है। किसका, मंदाकिनी का होता है। और अंतिम में हम देव प्रयाग की बात करें तो देव प्रयाग में आपकी बात की जाए तो अलकनंदा जो है आपकी गंगा निर्माण रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है ये सारे सेक्वेंस यहाँ पर लगे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों में नहीं है। तो नमामि गंगे जो मिशन आपका या कार्यक्रम चल रहा है, इनमें से कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर नहीं है, है ना। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, कौन सा ऑप्शन नहीं है, नदी तटाग्र विकास है, जैव विविधता भी है, सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बांध का निर्माण करना नमामि गंगे कार्यक्रम के स्तंभों में शामिल नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको देव प्रयाग नहीं बता पाया, सॉरी। देव प्रयाग में अगर बात की जाए तो हम कहेंगे अलकनंदा एवं भागीरथी मिलती है। कौन सी, अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर जो है गंगा के नाम से जानी जाती है। जो मैंने गंगा तो बोल दिया लेकिन बता नहीं पाया था, सॉरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, नर्मदा और तापी नदियां किस भौगोलिक विशेषता से जुड़ी हैं। नर्मदा एवं तापी नदियों की बात करें, कौन सी विशेषता से जुड़ी हैं, रिफ्ट घाटी की विशेषता से जुड़ी है। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे इस तरीके से आपकी विंध्याचल एवं आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मिलती है। ये आपकी सबसे ऊपर कौन सी बहती है, नर्मदा बहती है। और इसके दक्षिण में आपकी कौन सी बहती है, तापी बहती है। तो हम कहेंगे जो आपकी तापी और नर्मदा नदी है रिफ्ट घाटी के लिए जो है जानी जाती है। किसकी, रिफ्ट घाटी के लिए जानी जाती है। एल नीनो परिघटना और भारतीय मानसून पर इसके प्रभाव के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है।
एल नीनो परिघटना और भारतीय मानसून के विचार के बारे में या प्रभाव के बारे में विचार करना है, कौन सा सही है। एल नीनो जो है पेरू के तट, पेरू बोले तो आपका साउथ अमेरिका की बात करिए, कहाँ का, साउथ अमेरिका का आपका जो पूर्वी पश्चिमी तट है वहां पर पेरू के तट के निकट एक गर्म समुद्री धारा के प्रकट होने से जुड़ा हुआ है जो भूमध्यरेखीय वायुमंडल प्रसंचरण को बाधित करता है और समुद्री जैव विविधता का यहाँ पर हासिल होता है। हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि प्रबल एल नीनो परिघटनाएं भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए विलंबित कर सकती हैं और मानसून वर्षा की दीर्घकालिक पूर्वानुमान को भी प्रभावित कर सकती है। तो हम कहेंगे दोनों सही हैं। एल नीनो के बारे में ध्यान रखना है, दोनों कथन सही हैं। एल नीनो से भारत में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है मानसून के बारे में। अभिकथन और कारण है, यहाँ पर कौन से अभिकथन कारण सही है उसकी बात करेंगे। जैसे बात करें हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक जलवायु अवरोध बैरियर के रूप में जो है कार्य करता है, क्या ये सही है। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हिमालय पर्वत अगर बात की जाए साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों को भारत में आने से रोकता है, सबसे बड़ा बैरियर का कार्य तो यही करता है। कारण कहता है कि मध्य एशिया से आने वाली जो शीत पवनें हैं उनको रोकता है। मानसूनी पवनों को उपमहाद्वीप के अंदर ही अपनी नमी छोड़ने के लिए वह बाध्य भी करता है। तो हम कहेंगे कारण भी सही है, अभिकथन भी सही है, तो ए आर दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होंगे। व्याख्या भी सही कर रहा है तो ए ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपके लिए एक अपडेट है, छोटा सा अपडेट सुन लो। क्या अपडेट है, तो हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। और यूपीएससी नट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में आपको टेस्ट लगाने का मौका मिलता है, जिसमें चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर, मॉडल पेपर, 300 से ज्यादा टेस्ट हमने बना दी हैं, आप उनको जो है ज्वाइन कर सकते हो। साथ में यूपीएससी के लिए हमने क्विक रिवीजन नोट्स बनाए हैं जो कि आपको पीडीएफ और वीडियो दोनों ही फॉर्म में मिलते हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई में, अब तैयारी में प्रमुख भूमिका इसकी सहायक के रूप में ले सकते हो। और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए जो है ऐप है होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो अभी जाइएगा इसको डाउनलोड करके आप लोग यूपीएससी नेट पर क्योंकि रिवीजन नोट्स को ज्वाइन कर लो, और यूपी पीसीएस की आपको टेस्ट सीरीज भी मिलना है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो है होने वाला है। क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र आईटीसीजेड के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो आईटीसीजेड के बारे में कह रहा है कथन कौन सा सही है। आईटीसीजेड की स्थिति में किसी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा से निर्धारित होती है, तो वर्षा की मात्रा से निर्धारित हो गया क्या, हम कहेंगे भाई नहीं। आईटीसीजेड भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। जो आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है आईटीसीजेड, जिसको हिंदी में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अनुकूल दशा उत्पन्न करता है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है, तो कुचिकल जलप्रपात जो है बराही नदी पर निर्मित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से स्थानीय वर्षा तूफान और विशेषता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको टेंशन वाली बात हो जाएगी क्योंकि ऊपर नीचे लिखा है मैंगो शॉवर की बात की है। मैंगो सागर जो आपके कर्नाटक केरल में प्री मानसून वर्षा के समय जो है मैंगो शावर विशेषता के लिए जाना जाता है। ब्लॉसम शावर की बात की जाए तो ब्लॉसम शावर की अगर हम बात करें तो केरल में कॉफी बागान के लिए सहायक ग्रीष्मकालीन वार्षिक वर्षा के लिए जाना जाता है। बोरदोई शिला की बात की जाए तो असम में शाम को आंधी और तूफान के साथ मूसलाधार बारिश के लिए जाना जाता है। और लू की अगर बात करें तो लू पंजाब से बिहार तक उत्तरी मैदान में गर्म और शुष्क हवाओं के लिए जाना जाता है। तो इसलिए आप ऑप्शन आपका यहाँ पर ए पहला सही है, लेकिन यहाँ पर ऊपर नीचे लिखा है तो मैंने आपको वहां पर अच्छे से बता दिया है। करकट तेलचर मुखा जलप्रपात किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। करकट तेलहर मुखा जलप्रपात की बात कर रहा है, किस नेशनल पार्क में स्थित है, तो हम कहेंगे कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। कहां पर, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है आपके करकट तेलहर और मुखा जलप्रपात, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है भारत में उष्णकटिबंधीय कंटक वनों से संबंधित नहीं है। तो भारत में उष्णकटिबंधीय कंटक वनों से संबंधित कौन सा क्षेत्र नहीं है, हम कहेंगे राजस्थान क्षेत्र संबंधित है, गुजरात भी संबंधित है, उत्तर प्रदेश संबंधित है, लेकिन हिमाचल प्रदेश संबंधित नहीं है, ध्यान रखना है। उष्णकटिबंधीय है ना, उष्णकटिबंधीय जो आपके कंटक वन है जो आमतौर पर अर्ध शुष्क वाले क्षेत्रों को कहा जाता है, किसको,
अर्ध शुष्क वाले क्षेत्रों को जो है कहा जाता है, जहां पर 50 सेंटीमीटर से कितना 50 सेंटीमीटर से जो रेन है वो कम होती है, उनको हम कम वर्षा वाले क्षेत्रों में राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से बायोस्फीयर रिजर्व है और राज्य है कौन सा यहाँ पर एक गलत है। तो बात करें नौकरेक, नौकरेक मेघालय राज्य में है, करेक्ट है। दिहांग देबांग की बात किया, दिहांग नेबांग की बात करें तो असम राज्य में नहीं है, तो कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर बी वाला गलत है। पंचवड़ी की बात किया तो मध्य प्रदेश राज्य में है, करेक्ट है। अगस्त मलाई की बात करें तो केरल राज्य में है, ये भी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां यमुना नदी के बाएं तट से मिलती है। मान लो यमुना नदी बह रही है और यमुना नदी के बाएं तट से कौन कौन सी नदियां मिलेंगी, तो हम कहेंगे रिंद, सेंगर और वरुण। कौन सी, रिंद, सेंगर और वरुण जो नदियां हैं आपकी यमुना नदी से बाएं तट से मिलने वाली नदियों के रूप में जाना जाता है। यमुना नदी और किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी गंगा की सहायक नदी। कौन सी, गंगा की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला या पहाड़ियां पलक्कड़ दर्रे के पूर्व दक्षिण में स्थित है। तो बात कर रहा है ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला या पहाड़ी है जो कि पलक्कड़ दर्रे के पूर्ण दक्षिण में स्थित है। तो हम कहेंगे कार्डेमम या इलायची पहाड़ियों को हम पलक्कड़ दर्रे के पूर्ण दक्षिण में स्थित के रूप में हम इनको मानेंगे। तो कार्डेमम इलायची पहाड़ियों को हम जानते हैं। निम्नलिखित में से नदियों को पूरब से पश्चिम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूरब से पश्चिम की ओर, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा और यहाँ पर हम वेस्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि पूरब से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपकी सतलज आ जाएगी, सतलज के बाद आपकी व्यास आ जाएगी, फिर आपकी रावी, फिर चिनाब और फिर आपकी झेलम। तो हम कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला वाला सही रहेगा। सभी ऑप्शन आपके क्रम में पूरब से पश्चिम की ओर जो है बने हुए हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित हिमालय पर्वत शिखरों को पश्चिम से पूरब की दिशा में क्रमबद्ध करें। अब भाई हिमालय पर्वत शिखरों को पश्चिम से पूरब की दिशा में एक क्रमबद्ध करना है, और क्रमबद्ध कैसे करेंगे, तो क्रमबद्ध हम कहेंगे आपका कामेट सबसे पश्चिम में रहेगा। कैसा रहेगा, कामेट सबसे पश्चिम में रहेगा। फिर नंदा देवी, अब मान लो यहाँ पर आपका कामेट हो जाता है ना, कामेट आपका कहां पर है, कामेट आपका उत्तराखंड राज्य में है। फिर आपका क्या आ जाएगा, नंदा देवी आ जाएगा, और नंदा देवी की अगर स्थिति की बात करें तो कहां पर है, ये भी आपका उत्तराखंड राज्य में है। उसके बाद आपका धौलागिरी आ जाता है, क्या आ जाता है, धौलागिरी आ जाता है। और धौलागिरी की अगर स्थिति की बात की जाए तो धौलागिरी जो हम कहेंगे यहाँ पर आपकी नेपाल में स्थित है। और नेपाल में अब हम बात करें तो नेपाल के पोखरा के उत्तर पश्चिम में, नेपाल के पोखरा के आपके नॉर्थ है वेस्ट में स्थित है। फिर आपके बाद में माउंट अन्नपूर्णा आता है। कौन सी आती है, माउंट अन्नपूर्णा आता है। और अन्नपूर्णा आपका सबसे पूरब में है, क्या है, सबसे पूरब में है। और माउंट अन्नपूर्णा जो है आपके मध्य नेपाल में है। कहां पर है, मध्य नेपाल में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 1 2 3 4 सही मिले हुए हैं। ऑप्शन डी रहेगा, 1 2 3 4 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, क्या है, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लेकिन बात कर रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम कहेंगे माउंट थुलियर है। कौन सी है, माउंट थुलियर है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है निकोबार द्वीप समूह की। देखो निकोबार द्वीप समूह की पूछी है, अंडमान की नहीं पूछी है, निकोबार द्वीप समूह की पूछी है। माउंट थुलियर सबसे ऊंची चोटी है, 642 मीटर ऊंची है। कितना, 642 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखो। नेक्स्ट आता है, कौन से दो द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। 9 डिग्री चैनल के द्वारा कौन से द्वीप समूह अलग होते हैं, हम कहेंगे सोहेली पारदीप और मिनिकॉय द्वीप जो है 9 डिग्री चैनल के द्वारा जो है अलग होते हैं। किसके, 9 डिग्री चैनल के द्वारा जो है अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1994 में अपनाई गई योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से कैसे सम्मिलित है। 1994 में योकोहामा रणनीति को अपनाया गया था और बात कर रहा है कैसे सम्मिलित है, तो हम कहेंगे प्राकृतिक आपदाओं के शमन एवं तैयारी से संबंधित है। तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, अभिकथन और कारण है, इनमें से अभिकथन कारण आपका कौन सा सही है, इसके बारे में बात करना है। तो अक्टूबर एवं नवंबर दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा वाले महीने हैं, बिल्कुल करेक्ट है। कारण कहता है कि अंडमान सागर में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात इस अवधि के दौरान
अक्सर भारत के पूर्वी तट से टकराते हैं। तो आपका ये जो पूर्वी तट है उससे टकराते हैं, तो हम कहेंगे आपका ए वाला सही रहेगा। ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का हाल ही में कहां पर उद्घाटन किया गया? भारत की पहली सुपर कैपेसिटर का उद्घाटन कह रहा है कि भारत में कहां पर किया गया? हम कहेंगे केरल राज्य के कन्नूर में किया गया है। कहां पर? केरल राज्य के कन्नूर में किया गया है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 के संबंध में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 के बारे में विचार करना है। तत्परता और निवेश स्कोर में गिरावट के साथ 2023 की तुलना में 2024 में भारत की समग्र रैंकिंग में गिरावट देखने को मिली है। बिल्कुल करेक्ट है ना? गिरावट देखने को मिली है। निवेश और विकास श्रेणी में अपने शीर्ष प्रदर्शन के कारण सिंगापुर 2024 सूचकांक में पहले स्थान पर है। तो सिंगापुर पहले स्थान पर है क्या? तो हम कहेंगे भाई साहब सिंगापुर पहले स्थान पर नहीं है, बल्कि स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर। कौन सा? स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर। तो पहला वाला ऑप्शन केवल सही रहेगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। अच्छा, 2023 में 56 से गिरकर 2024 में कितनी हो चुकी है? 2023 में कितना था? 56 था, है ना? 2024 में गिरकर कितना हो गया है? 2024 में गिरकर हम कहेंगे आपका 25 बचा है, सॉरी 58 बचा है, 58 हो गई है। और 2022 में बात किया तो 52 से नीचे की ओर जारी था। तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। मादक पदार्थों की तस्करी का सामना करने और पुनर्वास का समर्थन करने के लिए हाल ही में शुरू की गई संकल्प पहल किस राज्य से संबंधित है? तो मादक पदार्थों की तस्करी का सामना करने वाले और पुनर्वास का समर्थन करने के लिए एक संकल्प पहल की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? हम कहेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किसे किया गया था? तो मिथुन चक्रवर्ती को किया गया है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इन्हें काफी समय के बाद मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। मेजर एटमॉस्फेरिक केरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है? तो MAC विश्व में सबसे ऊंची स्थिति वाला इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है, जहां उच्च ऊर्जा गामा किरणों का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल करेक्ट है। यह वेधशाला जो है स्वदेशी रूप से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से बनाई गई है। तो दोनों ऑप्शन सही है, एक और दो, दोनों ऑप्शन यहाँ पर कहेंगे करेक्ट है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना पहला विदेशी परिषद स्थापित करेगा? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो है किस स्थान पर अपना विदेशी व्यापार संस्थान करेगा? दुबई में स्थापित जो है करने जा रहा है। अब देखो यहाँ पर थोड़े करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ज्योग्राफी की टेस्ट चल रही है, बट करंट अफेयर के भी इसमें कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी आगे फिर से ज्योग्राफी चालू हो जाएगी। जब तक आप लोग चैनल को नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर दो। थोड़ा मोटिवेशन दे दिया करो, इतना तो यार बनीता ही है। जल्दी से आप लोग 10 के भी हमारे कवर करवा दो, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और जल्दी हम यहाँ पर आपके लिए QRN मतलब कि क्विक रिवीजन नोट्स नाम से किताब लॉन्च कर रहे हैं, बुक लॉन्च कर रहे हैं। आपको यहाँ पर बुक जो है चीपेस्ट प्राइस में मिलेगी, आपके घर पर होम डिलीवरी जो है की जाएगी। सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो हम कहेंगे बैडमिंटन से संबंधित है। प्रोबा 3 मिशन के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर प्रोबा 3 के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो हम कहेंगे यहाँ पर जो है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एवं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से जो है संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य 2 उपग्रहों का उपयोग करके अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले सटीक फॉर्मेसाइन फ्लाइंग मिशन करना है। तो आपको सबसे पहले तो यह समझना है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की पहल है, दुनिया का पहला सटीक फॉर्मेशन ये आपका फ्लाइंग मिशन है। तो इसरो का यहाँ पर ये जो है आपका नहीं है, तो यहाँ पर जो है पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है मिशन में सूर्य के कोरोना का अध्ययन के लिए 150 मीटर लंबा सौर कोरोनोग्राफ तैनात किया गया है। तो केवल दूसरा सही है, तो हम बी वाले पे यहाँ पर जो है टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि समाचारों में रहा राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो बड़ा ही वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। बड़ा ही अटपटा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग लिखा है ये बहुत कंफ्यूजन पैदा करेगा लोगों को। तो राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच जो कार्यक्रम है वित्त मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत को यहाँ पर किया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसने हाल ही में स्नूकर खेल से संबंधित शोंगहे सिंगापुर ओपन खिताब 2024 को जीता है? ऑप्शन रहेगा पंकज आडवाणी ने जीता है। किसने? पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट बात करेंगे वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंदन स्टेडियम में नव उद्घाटन के लिए
खेल परिसर में कौन सी सुविधा शामिल नहीं की गई? कौन सी सुविधा शामिल नहीं की गई? स्विमिंग पूल की सुविधा दी गई है, मल्टी लेवल कोर्ट की सुविधा दी गई है, रिकवरी जोन की सुविधा दी गई है, लेकिन गोल्फ कोर्स की सुविधा को नहीं दिया गया, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है सखी निवास छात्रावास पहल किस राज्य सरकार के महिला कल्याण अभियान का हिस्सा है? तो सखी निवास छात्रावास पहल है राज्य सरकार के महिला कल्याण अभियान का हिस्सा है। किस राज्य से शुरुआत की गई? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी जो है शुरुआत की गई है। शिक्षा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिक्षा की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश में कितने जिलों का चयन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में 6 जिलों का चयन किया गया है। 6 जिलों की अगर हम बात करें एक एक करके, तो आपका लखनऊ जिला इसमें शामिल है, लखनऊ के बाद बात किया तो गोरखपुर जिला शामिल है, गोरखपुर के बाद बात किया तो अयोध्या जिला शामिल है, और अयोध्या के बाद बात किया तो आगरा जिला शामिल है, और आगरा के बाद बात किया तो गौतम बुद्ध नगर शामिल है, और गौतम बुद्ध नगर की बात किया है तो बुंदेलखंड का क्षेत्र शामिल है। कौन सा? बुंदेलखंड का जो है क्षेत्र शामिल है। आपके जो है यहाँ पर 6 जिलों को यहाँ पर जो है शामिल यहाँ पर किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे न्यू नोएडा। कौन सी है? न्यू नोएडा विकास योजना के अंतर्गत शहरी एवं औद्योगिक विस्तार के लिए किन 2 जिलों को शामिल किया गया है? तो न्यू नोएडा के विकास के लिए शहरी और औद्योगिक विकास में 2 जिलों को शामिल, एक तो गौतम बुद्ध नगर को, दूसरा बुलंदशहर को शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान रखो। हाल ही में किस राज्य ने शून्य गरीबी प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बनने के उद्देश्य के अभियान की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम शून्य गरीबी को प्राप्त करने के लिए एक अभियान की शुरुआत करेंगे, और उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है। भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद में किया गया। कहां पर? राष्ट्रीय निलयम सिकंदराबाद में आपका भारतीय कला महोत्सव का जो आयोजन है किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में राज्य की नई ऊर्जा नीति के तहत प्रमुख सौर पार्कों की मंजूरी की गई है? तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है कि राज्य की नई ऊर्जा नीति के तहत यहाँ पर जो है कितने सौर पार्कों की मंजूरी दी गई? तो यहाँ पर हम कहेंगे जो आपके सौर पार्क हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। कौन से? बुंदेलखंड क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को गति देने के लिए सौर परियोजनाओं को यहाँ पर शामिल जो है किया जा रहा है। और जो यह पहल है 2026 से लेकर 2027 तक के लिए 22,000 मेगावाट, कितना? 22,000 मेगावाट की सौर उत्पादन के लिए यहाँ पर लक्ष्य जो है रखा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ष 2024 में यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का कौन सा देश भागीदार राष्ट्र बना हुआ है? तो हम कहेंगे वियतनाम। वियतनाम जो है उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भागीदार देश के रूप में बना हुआ है। किस मंत्रालय ने महाराष्ट्र के नागपुर में ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया है? तो सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का महाराष्ट्र के नागपुर में स्वागत जो है किया गया है या उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से युवा उद्यमिता को बढ़ावा देना है। किस आपकी योजना के माध्यम से? तो हम कहेंगे माई युवा योजना के। कौन से? माई युवा योजना के नाम से उत्तर प्रदेश में ब्याज मुक्त, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण जो है युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल की गई 5 नई भाषाओं में शामिल नहीं है? तो भारतीय भाषाओं में आपको पता होगा कुछ भाषाओं को शामिल किया गया, जैसे तमिल को शामिल किया गया है, संस्कृत को शामिल किया गया है, संस्कृत के अलावा आपके कन्नड़ को शामिल किया गया है, तेलुगु को शामिल किया गया था, और तेलुगु की बात किया है तो यहाँ पर मलयालम की अंत में बात किया तो उड़िया को, है ना, ये भाषाओं को आपको शामिल किया गया था। अतः कन्नड़ पहले से इस सूची में शामिल थी। नई जोड़ी गई भाषाओं में बात किया तो मराठी, पाली, बंगाली को जोड़ा गया है। इसमें आपको और ध्यान रखना है, मराठी, पाली और बंगाली तो है ही हैं, लेकिन इसमें और भी 2 हैं। कौन सी है? एक आपकी प्राकृत भी जोड़ी गई है और एक आपकी असमिया भी जोड़ी गई। कौन सी? प्राकृत और असमिया को भी जोड़ा गया है। तो आपकी ये 5 जो भाषाएं, इनको अभी नई 5 भाषाओं को जोड़ा गया है। कन्नड़ इसमें ऑलरेडी पहले से शामिल थी, तो आपको ये भी थोड़ी चीज याद रखनी है। वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन पर IEEE अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का 27वें संस्करण के स्थान पर आयोजित किया गया शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में यहाँ पर जो है आपका आयोजन किया गया था। यहाँ पर आता है मुद्दा और पहल है ब्रिक्स कजान घोषणा से प्रतिक्रियाएं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है? अब यहाँ पर देखो मामला फंसा दिया ना,
तो देखते हैं, यूक्रेन संघर्ष की बात की जाए संवाद और कूटनीति के माध्यम से मध्यस्थता, बिल्कुल करेक्ट है। पश्चिम एशिया संकट गाजा की बात की जाए नागरिक हताहतों के बुनियादी ढांचे के नुकसान की चिंता, करेक्ट है। पश्चिमी प्रतिबंध की बात किया तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एसडीजी पर विनाशकारी प्रभाव, ये भी करेक्ट है। वित्तीय एकीकरण की बात किया तो भारत के यूपीआई स्थानीय मुद्रा व्यापार पर प्रकाश डालना, तो हम कहेंगे सभी ऑप्शन यहाँ पर सही मिले हुए हैं, तो ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, 1 2 3 4 सही है। 2024 में भारत एवं कजाकिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद किस स्थान पर आयोजन जो है किया गया था? तो काजिंद किन के बीच में किया जाता है? काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में किया जाता है, और इस वर्ष का यह 8वां संस्करण था। कब था? 8वां संस्करण था, और इसका जो आयोजन है आपका कहां पे किया गया था? तो हम कहेंगे ओली उत्तराखंड, मतलब कि भारत के उत्तराखंड राज्य के ओली में इसका जो है आपका आयोजन किया गया था। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, जिसे हम इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट कहा पर आयोजन किया गया था। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट जिसे हम ITM कहते हैं, 2024 का जो आयोजन है कहां पर किया गया? तो हम कहेंगे काजीरंगा असम में किया गया। कहां पे? काजीरंगा असम में किया गया था। कौन सा उपन्यास बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला अंतरिक्ष थीम आधारित पुस्तक बना हुआ है? तो ऑर्बिटल। कौन सा मिला है? ऑर्बिटल जो है बना हुआ है। भारत एवं इंडोनेशिया की सेनाओं के बीच में नवंबर 2024 में इंडोनेशिया में संयुक्त विशेष बल अभ्यास का आयोजन किया गया। कहां पर? तो हम कहेंगे गरुड़ शक्ति नाम से जो है आयोजन किया गया था। बात की जाए कहां पर? तो इंडोनेशिया के कोपासस विशेष बलों के 40 सैनिकों ने इसमें भाग लिया था, जबकि भारतीय सेना के पैरा रेजिमेंट 25 विशेष बाल कर्मियों ने भाग लिया था। और यहाँ पर बात की जाए तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्योंकि है जकार्ता इंडोनेशिया में जो है इसका आयोजन किया गया था, और इस वर्ष का यह 9वां आयोजन था। कौन था? 9वां संस्करण था। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में बुद्ध के अवशेषों का उत्खनन किस जिले में शुरू किया गया है? तो बुद्ध के अवशेषों का जो उत्खनन है महाराजगंज जिले, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जो है शुरुआत की जा रही है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, आगरा में स्थित C295 फुल मोशन सिमुलेटर के संदर्भ में विचार करें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो वायु सैनिकों के लिए पैराडॉपिंग, मेडिकल एवैक्यूएशन, आपदा राहत जैसे वास्तविक मिशनों का अनुकरण करना, करेक्ट है। C295 विमान की तैनाती आत्मनिर्भर भारत के पहल निजी क्षेत्र में विमान के निर्माण को बढ़ावा देना है, तो ऑप्शन हमारे दोनों ही सही हैं, 1 2 ऑप्शन हम करेक्ट कहेंगे। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार देने की जो जिम्मेदारी है मत्स्य पालन एवं पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत ये जो है आता है। लिग्नोसैट क्या है? लिग्नोसैट को अंतरिक्ष में भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लिग्नोसैट को अंतरिक्ष में भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हम कहेंगे अंतरिक्ष अभियानों में लकड़ी की उपयोगिता का परीक्षण करना। क्या है? लकड़ी की उपयोगिता का परीक्षण करना। लिग्नोसैट आपका किसका बना हुआ है? तो पहला है, दुनिया का पहला है जो कि लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी का क्या बना है? कास्ट का बना हुआ है। लकड़ी को हम कास्ट कहते हैं। कास्ट का बना हुआ पैनल युक्त उपग्रह सैटेलाइट है लिग्नोसैट। तो लकड़ी का बना हुआ लिग्नोसैट सैटेलाइट है जो कि अंतरिक्ष अभियानों के लिए इसको भेजा गया है कि इसका परीक्षण किया जा सके कितना ये काम कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अंतरिक्ष अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो अब कुछ क्वेश्चन थोड़ा करंट अफेयर के हैं, उसके बाद हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो यहां से आप देखोगे, एक मिनट देखो, यहां से देखोगे ज्योग्राफी क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर। तो थोड़ा सा करंट अफेयर क्वेश्चन कर लेते हैं, इस टेस्ट सीरीज में थोड़ा करंट अफेयर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे अंतरिक्ष अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है। अंतरिक्ष अभ्यास का मुख्य उद्देश्य की बात करें, अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों से जुड़े खतरों का अनुकरण एवं विश्लेषण करना अंतरिक्ष अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। बात करेंगे वेब्स OTT प्लेटफॉर्म किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो वेब्स नाम का जो OTT प्लेटफॉर्म है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बढ़िया क्वेश्चन है, प्रसार भारती। किसके द्वारा? प्रसार भारती के द्वारा, भारत के द्वारा ही प्रसार भारती है, जहां पर 55वें भारतीय सांस्कृतिक फिल्म महोत्सव के दौरान जो है यहाँ पर जो है घोषणा की गई है। और जो है घोषणा है ये भी याद रख रहा है, यहाँ पर समाचार, खेल, समसामयिक घटनाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विविध तरीके की सामग्री, 55 तरीके की सामग्री इस OTT प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, GHI संकेतक है भारत का विशिष्ट दाता 2024 में कौन सा संकेतक किस चीज के लिए यहाँ पर बात कर रहा है। जैसे बात करें हम, बाल मृत्यु दर जो है 2.9 है, कुपोषित बच्चे की बात करें 13.7 है, स्टैंड चिल्ड्रन की बात की है तो 35.5 है, और वेस्टेड चिल्ड्रन की बात की जाए तो 18.7 है। ऑप्शन हमारा पहला वाला करेक्ट है, सभी ऑप्शन सही मिले हुए हैं। तो हम कहेंगे जो आपका GHI संकेतक है वो आपका भारत विशिष्ट डेटा के मामले में सही है। GHI का मतलब समझ नहीं पा रहे हो क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। क्या है? ग्लोबल
हंगर इंडेक्स, जिसको हम GHI कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉक्टर बसंत गोयल को वर्ष 2024 में UN ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर बसंत गोयल को 2024 में UN ग्लोबल एक्सीलेंस जो अवार्ड है वो आपके स्वास्थ्य सेवा एवं परोपकार के लिए दिया गया है। किसमें? स्वास्थ्य सेवा एवं परोपकार के लिए दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस का आयोजन किन संस्थाओं ने संयुक्त रूप से किया हुआ है? तो कौन कौन सी संस्थाओं के द्वारा किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस का जो है आयोजन किया गया है। नेक्स्ट आता है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन उत्तर प्रदेश सरकार 2 दिवसीय साइबर सुरक्षा कार्यशाला किस शहर में आयोजित की गई? तो लखनऊ शहर में जो है इस आयोजन जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, खबरों में रहे RJ शंकरा नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में RJ शंकरा क्षेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया गया है आपके वाराणसी शहर में किया गया है। कहां पर? वाराणसी शहर में किया गया है। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन NSC 2024 किस शहर में आयोजित किया गया? 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2024 में बात करें किस शहर में? वाराणसी शहर में भी इसका जो है आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आता है कि ब्राउन स्किन्स व्हाइट कोट्स रेस साइंस इन इंडिया 1920 से 66 पुस्तक के लिए 2024 का फाइजर पुरस्कार किसे मिला है? फाइजर जो पुरस्कार है यहाँ पर कहेंगे हम प्रोजीत बिहारी मुखर्जी को मिला है। किसको? प्रोजीत बिहारी मुखर्जी को दिया गया है। चलिए बात करेंगे, भारत में आकाश वायु रक्षा प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का पहला निर्यात किस देश को किया है? तो भारत ने आकाश वायु रक्षा प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का निर्यात किया है। किस देश को किया है? तो आर्मीनिया देश को किया है। किसको? आर्मीनिया देश को निर्यात किया हुआ है। भारतीय राज्यों को उनकी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 का अवरोही क्रम क्या है? तो अवरोही क्रम की बात करें तो सबसे पहले बिहार राज्य आएगा। बिहार की 25.4% है। बिहार के बाद आपका कौन सा आता है? मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश की 20.3% है। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश आता है 20.2% है और पश्चिम बंगाल सबसे अंतिम में 13.8% है। ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर बी वाला करेक्ट होगा। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन जो है भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या घनत्व के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन हमारे चालू हो गए है ना। जनसंख्या घनत्व के संदर्भ पर विचार करना है कौन सा ऑप्शन सही है? जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों की संख्या के रूप में मापा जाता है। क्या ये सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है। जनसंख्या जो घनत्व होता है प्रति इकाई क्षेत्र में जो रहने वाले लोग होते हैं उनकी औसत संख्या को संदर्भित करता है। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र जैसे कि अमेजन बेसिन में प्राय विश्व के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो हम कहेंगे हाँ ये भी करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन सही है। तो हमारा रहेगा सी वाला 1, 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। प्रवासिकी कारकों के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है? प्रवासिकी कारकों के बारे में विचार करना है। अपकर्ष कारकों में बेरोजगारी, प्राकृतिक विपदाएं, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन जैसी परिस्थितियां शामिल होती हैं जो लोगों को उनके मूल स्थानों को छोड़ने के लिए मजबूर करती है। क्या ये सही लिखा है? भाई साहब गलत लिखा है। प्रतिकर्ष कारक जो मूल स्थान पर प्रतिकूल परिस्थितियों को संदर्भित करता है। ध्यान रखें, अपकर्ष कारक नहीं करता है, प्रतिकर्ष कारक करता है। तो यहाँ पर एक जो शब्द है वो सिर्फ एक शब्द के पीछे पूरा वाक्य ही गलत हो गया। प्रतिकर्ष कारक बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक आर्थिक समस्याएं मूल स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर जो है करती हैं। दूसरा कहता है प्रतिकर्ष प्रतिकर्ष करने वाले कारकों में बेहतर नौकरी के अवसर, सुरक्षा, शांति, अनुकूल जलवायु शामिल है जो लोगों को नए गंतव्य की ओर आकर्षित करते हैं। तो अब देखो उल्टा लिखा है, यहाँ पर अपकर्ष आना चाहिए। क्या आना चाहिए? यहाँ पर अपकर्ष आना चाहिए। तो एक तरीके से प्रतिकर्ष ऊपर वाले में, अपकर्ष नीचे वाले में, तभी सही होगा। हम कहेंगे ना तो पहला सही है ना ही ऑप्शन हमारा दूसरा वाला सही है। जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय राज्यों को जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में लिखिए। भारतीय राज्यों को जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में लिखना है तो बिहार राज्य आएगा। कितना आएगा? 1102 है ना वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है ना यहाँ पर। चलो ठीक है 1102। उत्तर प्रदेश का कितना? 828 और उसके बाद पंजाब का 550 और अंतिम में आपका झारखंड का 414। तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व को अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा बिहार में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर पंजाब में, फिर झारखंड में। ऑप्शन हमारा सी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, जननांगी संक्रमण सिद्धांत के संदर्भ पर विचार करें
कौन सा ऑप्शन सही है। तो जननांगिकी संक्रमण सिद्धांत के बारे में विचार करना है। इसके अनुसार किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि उसके समग्र आर्थिक विकास के स्तर से जुड़ी होती है। किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या वृद्धि होती है उसके समग्र आर्थिक विकास के स्तर से जुड़ी होती है, तो हम कहेंगे करेक्ट है ना, सही है। इससे पता चलता है ग्रामीण कृषि प्रधान समाजों में जन्म दर कम होने का कारण सामान्यतः जनसंख्या वृद्धि दर कम है। क्या ये सही लिखा है भाई? ये तो गलत लिखा है। तो केवल ऑप्शन आपका पहला वाला यहाँ पर जो है सही है। क्या है? पहला वाला सही है। ग्रामीण और कृषि प्रधान समाजों में सामान्यतः जन्म दर अधिक होती है, जन्म दर कम नहीं होती है। जन्म दर कैसी होती है? जन्म दर ग्रामीण क्षेत्र में अधिक होती है, तो आपको ध्यान रखना है दूसरा वाला इसीलिए गलत है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के 4 स्तंभों में से नहीं है? तो मानव विकास के 4 स्तंभ में कौन कौन से होते हैं, पहले तो इसको समझो। तो एक तो आपका समानता होता है, समानता के बाद क्या होता है? स्थिरता होता है, स्थिरता के बाद क्या होता है? उत्पादकता होता है। तो हम कहेंगे सर ये तो 3 मिले हुए हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो 3 तो सही है। और चौथा आपका सशक्तिकरण होता है। क्या होता है? सशक्तिकरण होता है, ना कि आपका वैश्वीकरण होता है। तो आपका डी वाला ऑप्शन जो है मानव विकास के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट बात करने से पहले हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना है यूपीएससी नेट, डाउनलोड कर लोगे। यहाँ पर आपको यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज मिल जाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, बाइलिंगुअल में, जिसमें आपको चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर, मॉडल पेपर 300 प्लस ज्यादा टेस्ट सीरीज मिलती हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज के साथ साथ क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जाम्पल मिलेगा, एक्सप्लेन मिलेगा और आपको की पॉइंट मिलेंगे। तो इन तीनों चीजों को आप क्या कर सकते हो? एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हो। क्योंकि रिवीजन नाम से हमने नोट्स बनाए हैं जो कि आपके यूपीपीएससी, यूपीआरओ दोनों को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर 23 पीडीएफ और वीडियो आपको मिलती हैं, तो इन दोनों चीजों को आप ज्वाइन करके यूपीपीएससी में अपनी सफलता को मजबूती प्रदान दे सकते हो। तो अभी जाइएगा, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देते हैं डेली, जिससे कि आप लोग ज्वाइन ज्यादा से ज्यादा कर सके। तो यूपीएससी नेट आपको डाउनलोड कर लेना है। क्वेश्चन की बात करें, पैकेट स्टेशन फेरी पत्तन की सामान्य भौगोलिक व्यवस्था क्या होती है? पैकेट स्टेशनों में जो फेरी पत्तन की सामान्य भौगोलिक व्यवस्था है क्या होती है? सक्रिय जल निकायों के दोनों ओर रणनीतिक रूप से जोड़े में स्थित होते हैं। क्या होते हैं? सक्रिय जल निकायों के दोनों ओर रणनीतिक रूप से जोड़े में स्थित होते हैं, जिसको पैकेट स्टेशनों के रूप में हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? जैसे बात करें, वृद्धि सदैव विकास की ओर ले जाती है। क्या कह रहा है? वृद्धि जो है सदैव विकास की ओर ले जाती है। क्या ये सही है? तो हम कहेंगे ये आपका ऑप्शन गलत है। वृद्धि सदैव विकास की ओर ले जाती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। वृद्धि का तात्पर्य होता है मात्रात्मक परिवर्तन। क्या होता है? मात्रात्मक परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन आपका ए वाला गलत है। वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है, जबकि विकास में तात्पर्य जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार से होता है, तो हम कहेंगे हाँ आर सही है, किंतु आर ऑप्शन ए वाला गलत है। आर यहाँ पर ऑप्शन जो है करेक्ट है। कृषि से संबंधित उत्पाद हैं और उनके विवरण हैं, यहाँ पर बात की जा रही है कौन से यहाँ पर जो है करेक्ट है। तो चलिए करेक्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। खेत, खेत किससे संबंधित होता है? खेत वाणिज्यिक पशुपालन हेतु बड़े या बाड़े से घिरे हुए पशु फार्म को हम खेत कहते हैं, करेक्ट है। झूम कृषि, स्थानिक कृषि किसे कहते हैं? भूमि पर अस्थायी रूप से कृषि करना, फिर उसे प्राकृतिक पुनर्स्थापना के लिए छोड़ देना, जिसे हम झूम कृषि के अंतर्गत रखते हैं, ये भी ठीक है। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग किसे कहते हैं? एक ही खेत के एक ही मौसम में 2 या अधिक फसलों को उगाने को हम इंटरक्रॉपिंग के रूप में जानते हैं। और फसलों का चक्रण की बात की है तो मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसलों का क्रमबद्ध अनुक्रम करना फसलों की उर्वरता के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है हमारा बी वाला करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तरंग विशेषताएं और परिभाषाएं। कौन सी तरंग विशेषता की परिभाषा क्या है? जैसे शीर्ष एवं गर्त की बात की है तो 2 क्रमिक शीर्षों का गर्तों के बीच समय अंतराल को हम क्या कहते हैं? शीर्ष एवं नहीं सॉरी, एक मिनट, सॉरी, यहां पर रहेगा तरंग की अधिकतम और न्यूनतम बिंदु को हम शीर्ष और गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका एक शीर्ष हो गया, क्या हो गया? आपका अधिकतम बिंदु हो गया, और आपका जो न्यूनतम बिंदु है उसको हम गर्त कहेंगे। तो शीर्ष के तरंग के अधिकतम और न्यूनतम बिंदु को हम शीर्ष एवं तरंग कहते हैं। तो ऑप्शन आपका तीसरे से मिलाएंगे। नेक्स्ट आता है कि ऊंचाई, गर्त से शीर्ष तक ऊर्ध्वाधर दूरी को हम ऊंचाई के रूप में जानते हैं, है ना। आयाम की बात किया है, तरंग की ऊंचाई का आधे को हम आयाम कहते हैं, और अवधि को 2 क्रमिक शीर्षों का गर्तों के बीच समय अंतराल को हम अवधि के रूप में जानते हैं। ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समुद्र तल में होने वाले नियतकालिक उठने गिरने से अच्छी तरह से समझाता है, जो मुख्य रूप से चंद्रमा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बलों का कारण है?
तो अगर थोड़ा सा भी दिमाग अगर आपने लगाया तो ज्वार भाटा की बात की जा रही है। क्या कर रहा है, चंद्रमा और सूर्य का यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, पृथ्वी का कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है, और यहाँ पर गिरने और उठने, गिरने उठने की बात की जा रही है। सीधी सी बात है, ज्वार भाटा की बात जो है की जा रही है। विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार की बात करी जाए, फंडी की खाड़ी में आते हैं। नॉर्मल याद कर लो, फंडी की खाड़ी में 15 से 16 मीटर तक के फंडी की खाड़ी में ज्वार आते हैं। देखो एक लोग बार चैनल को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाइप वाले ऑप्शन आ गया है जो कमेंट में होता है, उसको भी आप लोग कर देना है। मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, अब 10 के करवा दीजिएगा सब्सक्राइबर, थोड़ा और अच्छा लगेगा। और जल्दी से जब 10 के हो जाएंगे, जैसे मैंने वादा किया था, बुक लॉन्च कर देंगे आप लोगों के लिए। तो बुक आप लोग के लिए लॉन्च हो जाएगी 10 के जैसे होगे। तो जितनी जल्दी आप लोग 10 के लॉन्च करवा दोगे, उतनी जल्दी बुक वहां पर लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, महासागरीय धाराओं के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में विचार करना है। सतही धाराएं महासागर के कुल जल का लगभग 10% होती है। महासागर की ऊपरी 400 मीटर तक सीमित यहाँ पर रहती है। क्या ये सही है, हम बिल्कुल कहेंगे सही है। शीत धाराएं सामान्यतः निम्न और मध्य अक्षांशों के महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर चलती हैं। तो गलत लिखा है, शीत महासागरीय धाराएं सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिमी, कहां पर, वेस्ट तटों पर जो है पाई जाती हैं। तो ऑप्शन पहला वाला सही है, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन उष्णकटिबंधीय और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में महासागरीय धाराओं के कार्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है। उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में महासागरीय धाराओं के कार्य का वर्णन सर्वोत्तम रूप से कौन करता है, बेगर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर ऊष्मा स्थानांतरण में सहायक होते हैं। क्या होते हैं, गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर क्या होते हैं, ऊष्मा स्थानांतरण में सहायक होते हैं। समुद्र, समुद्री शब्दावली में ड्रिफ्ट शब्द का सबसे सटीक अर्थ क्या होता है। समुद्री शब्दावली में ड्रिफ्ट शब्द का जल प्रवाह की गति को हम ड्रिफ्ट के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो निम्नलिखित वाक्यों में विचार करें तो लिग्नाइट कोयला राजस्थान, असम, तमिलनाडु में पाया जाता है, करेक्ट है। एंथेसाइड कोयला जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, हम कहेंगे ये भी सही है। तो ऑप्शन रहेगा हमारा सी वाला, 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे सही है। तो सबसे अच्छा कौन सा कोयला होता है, सबसे अच्छा एंथ्रेसाइड कोयला होता है। सबसे खराब कोयला लिग्नाइट कोयला होता है। ये तो शायद आप लोगों को पता ही होगा, लिग्नाइट कोयले में 40 से 55% तक सिर्फ कार्बन की मात्रा रहती है, जबकि एंथ्रेसाइड में 80% तक रहती है। भारत में अपनी अपवाह द्रोणी के क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित नदियों को अवरोही क्रम में लिखें। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि अवरोही क्रम में लिखना है अपवाह द्रोणी के आधार पर, क्या उसमें अपवाह द्रोणी के आधार पर। तो सबसे ज्यादा किसका रहेगा, सिंधु का रहेगा, तो पहले भी मिला देते हैं। दूसरा किसका रहेगा, गोदावरी का रहेगा, दूसरे पे मिला देंगे। फिर आपका कौन सा ब्रह्मपुत्र रहेगा, तीसरे पे मिलाएंगे। अंतिम में आपका महानदी का रहेगा, चौथे मिलाएंगे। अब बहुत सारे लोग का क्वेश्चन, सर ब्रह्मपुत्र नदी तो दूसरे नंबर पर आएगी, नहीं, गोदावरी नदी दूसरे नंबर पर आती है। इसका जो आपका जल अपवाह क्षेत्र है, द्रोणी क्षेत्र है, वो बड़ा है ब्रह्मपुत्र नदी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाइड्रोलॉजिकल क्या है, हाइड्रोलॉजिकल जलीय चक्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि गलत कथन यहाँ पर कौन सा है, हाइड्रोलॉजिकल के जलीय चक्र के संबंध में। तो बात करें यहाँ पर महासागरों, वायुमंडल, स्थलीय सतह, भूमिगत स्तर, जीवित जीवों के बीच जल का निरंतर संचलन और विनिमय शामिल इसमें हाइड्रो जलीय चक्र में होता है, हम कहेंगे बिल्कुल सही है। हाइड्रोलॉजिकल जलीय चक्र में जल अपनी द्रव, ठोस और गैसीय अवस्था सभी अवस्थाओं में शामिल होता है, हम कहेंगे ये भी सही है। तकनीकी प्रगति के कारण पृथ्वी पर नवीकरणीय मीठे जल की कुल मात्रा बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है। क्या हो रही है, मीठे जल की मात्रा घटती नजर आ रही है, तो सी वाला ऑप्शन गलत है। पृथ्वी के कुल जल का लगभग 71% महासागरों में पाया जाता है, जबकि शेष हिमनदों में, भूमिगत जल में, झीलों में और वायुमंडल में पाया जाता है, तो हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा कथन महासागर तल की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। महासागर तल की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करने वाला कौन सा यहाँ पर वर्णन है, पर्वत श्रृंखलाओं और साथ ही विशाल समतल क्षेत्र पाया जाता है। क्या है, महासागर तल की प्रकृति में पर्वत श्रृंखलाएं और विशाल समतल क्षेत्र जो है पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर विचार करें सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन विचार करें, महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीप का विस्तारित जलमग्न किनारा होता है जिसकी ढलान सौम्य होती है और गहराई कम होती है। क्या ये सही है, हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। महाद्वीपीय शेल्फ सामान्यतः तलछट रहित होते हैं और इनका आर्थिक महत्व कम होता है। तो भाई साहब इनका जो आर्थिक महत्व है, पहली बात तो इनका आर्थिक महत्व ज्यादा होता है, क्यों, मत्स्य उद्योगों को सबसे ज्यादा तो यही पाया जाता है। कैसा, मत्स्य उद्योग के लिए सबसे ज्यादा प्रमुख है, तो हम कहेंगे गलत लिखा है दूसरा वाला, केवल पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से महासागरीय गर्तों को उनके भौगोलिक स्थान के आधार पर उत्तर से दक्षिण की दिशा में
सही क्रम में व्यवस्थित किए जाएं। नॉर्थ से साउथ की दिशा में इन्हें व्यवस्थित करना है महासागरीय गर्तों को। तो यहाँ पर बात करें हम, तो सबसे पहले आपका मेरियाना ट्रेंच आएगा पहले नंबर पर ही, फिर आपका जावा ट्रेंच आएगा दूसरे नंबर पर, फिर आपका टोंगा ट्रेंच आएगा तीसरे नंबर पर, और आपका फिर आएगा साउथ सैंडविच ट्रेंच चौथे नंबर पर। ऑप्शन पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा और दूसरा ए ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर कथनों पर विचार करें, गयोट्स सीमाउंट होते हैं, क्या होते हैं, गयोट्स सीमाउंट होते हैं जिनके शीर्ष समतल होते हैं, ये अवतलन और अपर्दन के कारण बनते हैं, सामान्यतः प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, करेक्ट है। एटोल वलयाकार प्रवाल द्वीप होते हैं जो एक केंद्रीय अवनति को घेरे रहते हैं, तो हम कहेंगे ये भी सही है, ऑप्शन डी वाला रहेगा, एक और दो दोनों ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर समुद्री सतह के जल के तापमान में कमी मुख्य रूप से किस कारक के द्वारा निर्धारित होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर समुद्री सतह के जल के तापमान में कमी देखेंगे तो किस कारण से होती है, हम कहेंगे सौर विकिरण के कारण होती है। किसके, सौर विकिरण के कारण सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। समुद्री जल में लवणता का क्या अर्थ है, समुद्री जल में जो लवणता पाई जाती है उसका क्या अर्थ है, समुद्र जल में घुले लवणों की कुल मात्रा को समुद्री जल में लवणता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, चीन की ग्रांड कैनाल किन निम्नलिखित में से किन को जोड़ती है। चीन की जो ग्रांड कैनाल है निम्नलिखित में से किन को जोड़ती है, हम कहेंगे बीजिंग को और हांगझोउ को जोड़ती है। किसको, बीजिंग एवं हांगझोउ को चीन की ग्रांड कैनाल के द्वारा जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से बांध और नदी है कौन सा यहाँ पर गलत है। बात करें टेहरी की बात किया तो भागीरथी नदी पर करेक्ट है, हीराकुंड की बात किया महानदी पर, ये भी करेक्ट है, कल्लई की बात किया तो कावेरी नदी पर, एक बात ठीक है। अगर डम्बूर की बात किया, डम्बूर की बात किया तो बराक नदी पर नहीं है बल्कि यह गोमती नदी पर है। कौन सी, गोमती नदी पर है, तो ऑप्शन हमारा डी वाला जो था यहाँ पर गलत था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, कोहरे एवं धुंध के बारे में कौन सा कथन सही है। कोहरे, देखो अभी ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है तो इनको अब एक्सप्लेन करना मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक ही क्वेश्चन विधि रह जाएंगे। कोहरे एवं धुंध के बारे में कौन सा कथन सही है। तो बात करें, कोहरा एक बादल होता है जो जमीन पर या उसके आसपास बनता है। क्या होता है, कोहरा एक बादल होता है जो जमीन या उसके आसपास बनता है, ध्यान रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन निम्बस बादलों की विशेषता है। तो निम्बस आपने सुना होगा, जो निम्बस बादल होते हैं कौन सी विशेषताएं होती है निम्बस बादलों में, हम कहेंगे घने होते हैं, काले होते हैं, अक्सर जमीन को छूते हुए दिखाई देते हैं। कैसे होते हैं, घने काले और अक्सर जमीन को छूते हुए दिखाई देते हैं, उनको हम निम्बस बादलों के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार करें सही है। तो यहाँ पर कथनों पर विचार करें, शमनी वर्षा मुख्य रूप से विषुवत रेखीय क्षेत्रों में दिन के अपेक्षाकृत ठंडे समय दोपहर के बाद होती है। तो ये कैसे लिखा है, शमनी वर्षा की बात किया है तो दिन ठंडे समय के दौरान शमनी वर्षा नहीं होती है। पहली बात तो ठंडे समय के समय नहीं होती है ना, इसकी बजाय आमतौर पर दिन के समय गर्म समय में यह जो है आपकी शमनी वर्षा होती है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत है, गर्म समय में होती है। ऑरोग्राफिक वर्षा तब होती है जब नम वायु किसी पर्वत से टकराकर विवश होकर ऊपर उठती है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुवात भाग में भारी वर्षा होती है, जबकि पवन विमुख ढाल पर वृष्टि छाया प्रदेश जो है बन जाता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर इस तरीके से जो है वर्षा जो है कराता है। तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा अभिकथन कथन कारण सही है, इसकी यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं। समुद्र तट स्थायी तटीय लक्षण है। समुद्र तट कैसे हैं, स्थायी तटीय लक्षण है जो तलछट के निरंतर संचय से बनते हैं। क्या ऐसे ही लिखा है भाई साहब, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो ये गलत लिखा हुआ है ना। अधिकांश समुद्र तट नदियों या लहर अपर्दन द्वारा ले जाए गए पदार्थों से बनते हैं और मौसमी परिवर्तनों के, हाँ बिल्कुल सही है, ये मौसमी परिवर्तनों के अधीन होते हैं, ये तो बात बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा, बी वाला रहेगा, ए गलत है, किंतु आर ऑप्शन जो है सही था। निम्नलिखित में से कौन सा गृहों के निर्माण के चरणों में सही वर्णन, गृहों के निर्माण के बारे में सही वर्णन इनमें से कौन करता है। तो गैस और धूल गृहों में संग्रहित हो जाते हैं जो गृहों का निर्माण करने के लिए जमा होते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, एच तरंगे किसके माध्यम से यात्रा करती हैं। तो एच तरंगे की बात करें केवल ठोस माध्यमों में यात्रा करती है। एच तरंगे केवल ठोस माध्यम में, जबकि एल तरंगे ठोस तरल माध्यम में। और यहाँ पर बात करें अगर हम आपकी कौन सी सरफेस तरंगे, तो केवल वो सरफेस में आपकी करती है, ठीक है। तो ये आपकी ठोस तरल और गैस में कौन सी पी तरंग करती है, जबकि एस तरंग केवल ठोस में और एल तरंग की बात किया है तो केवल सरफेस धरातल पर चलती है, आपको ध्यान रखना है। चट्टानों के संदर्भ में अपवर्तन संदर्भित करता है। तो चट्टानों के संदर्भ में किस चीज को अपवर्तन संदर्भित करेगा, तो भौतिक अपक्षय के कारण वक्र और चट्टानों का फटने को हम अपवर्तन के रूप में जानते हैं।
नेक्स्ट आता है अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? मृदा एक गतिशील और निरंतर विकसित होने वाली वस्तु है, बिल्कुल सही है, जो विभिन्न जीवन रूपों को समर्थन करती है, बिल्कुल करेक्ट बात है। चट्टानों के टूटने से मृदा बनती है, बिल्कुल ठीक है। मृत पौधे पशु के पदार्थ के अलावा ह्यूमस बनाने में मदद मिलती है, जो कि मृदा उपजाऊ हो जाती है। तो आपके कथन और कारण दोनों ही सही हैं, ऑप्शन ए वाला रहेगा, ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी यहाँ पर सही की जा रही है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा शब्द पृथ्वी की सतह के द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा को संदर्भित करता है? पृथ्वी की सतह के द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा को इनमें से कौन सा सर्व शब्द जो है वो करता है? तो सूर्य ताप। कौन सा? पृथ्वी की सतह के द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं। ऊर्जा मेजर एक उदाहरण है। ऊर्जा मेजर किसका उदाहरण है? तो हम कहेंगे नक्षत्र का उदाहरण। किसका? नक्षत्र का उदाहरण है। पृथ्वी के क्रोड के संबंध में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो पृथ्वी के क्रोड के बारे में विचार करना है, ऑप्शन कौन सा सही है? पृथ्वी का क्रोड मुख्य रूप से निकिल एवं लोहे का बना होता है। क्या होता है? जो क्रोड है आपका कैसा बना होता है? निकिल एवं लोहे का बना होता है। देखिएगा, जो आपका मान लो ये आपका कोर, एक क्रेस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, और आपका ये कोर है, और कोर जो है आपका अपर कोर और आपका लोअर इनर कोर, और अपर और इनर कोर किसका बना होता है? निकिल एवं लोहे का बना होता है। किसका? निकिल एवं लोहे का बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है? शील्ड ज्वालामुखी का इनमें से कौन उदाहरण है? तो हम कहेंगे मोना लोआ। कौन सा है? मोना लोआ जो है आपका शील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है। अंतिम क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो बाथोलिथ एक बृहद ग्रेनाइटिक पिंड होता है जिनका पृथ्वी की भूप्रपट्टी में गहराई में शीतलन होता है तथा ऊपरी परतों के अपर्दन के बाद ही प्रकट होते हैं। करेक्ट है। लेपोलिथ गुंबदाकार अंतर्वेदी पिंड होते हैं जो ऊर्ध्वाधर एक नाली नुमा मार्ग के द्वारा जुड़े होते हैं। तो हम कहेंगे ये भी सही है, ऑप्शन डी वाला रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन सही है। तो आज हमने यहाँ पर 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन पूरी टेस्ट सीरीज कर लिया। आज हमने दृष्टि की दूसरी टेस्ट सीरीज लगा ली। नेक्स्ट हमारी जो है हमारी पॉलिटी की सेगमेंट की टेस्ट सीरीज आएगी, दृष्टि की तीसरी टेस्ट सीरीज आएगी। तो हम 2 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी दृष्टि की लगा चुके हैं, 2 टेस्ट सीरीज आपकी ऑलरेडी देह की लगा चुके हैं। मेक आईएएस की तो कम से कम 15 टेस्ट सीरीज लग चुकी हैं, और जीएस वर्डे की कम से कम हम 4 से 5 टेस्ट सीरीज लग चुके हैं। तो आप चैनल पर जाकर अगर देखोगे तो मल्टीपल टेस्ट सीरीज तो हम लगा रहे हैं। बाकी आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट सीरीज लगाने में आसानी होगी। साथ में हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है क्विक रिवीजन नाम से, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।